मिड अक्टूबर बोल रहे हैं। आज ही आया है, ये आज आया है कि अब मिड अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन। हाँ, फॉर्म्स तब से ही चालू होंगे। हाँ, आ गई ना। टेंटेटिव लिखा है बड़ा बड़ा उसमें, इसलिए हम लोग ने ज्यादा हल्ला नहीं बचाया। हाँ, एक दो डेट्स ऊपर नीचे हुई। हाँ, अप्लाइड मैथ्स कब है? कि इंग्लिश के 2 दिन पहले मैथ्स। 12 तारीख को तो मतलब क्या इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि मैथ्स में प्रॉब्लम? 2 दिन है। 21 को है मेल की, इसके बाद 9 मार्च को है मैथ्स, मैथ्स और 12 को इंग्लिश। तो मैथ और इंग्लिश साथ में पढ़ लो। तो इधर 500 तीनों से बस करनी है। मैथ्स का सब कुछ इतना ज्यादा है, सब कुछ करना है, केस स्टडी भी एमसीक्यू। वो अभी भी तो पढ़ते ही हो ना, ऐसा थोड़ा ना वही 15 दिन में ही सब करना है। तो हर साल ही मैथ्स तो ज्यादा देता है और उसके अगले एग्जाम को हाँ। बहुत छोटा देता है। हमारी एग्जाम सेकेंड अप्रैल तक। इसकी हमारी सेकेंड अप्रैल तक। हमारा एक और एडिशनल सब्जेक्ट भी लोगों ने नहीं रखा है ना, तो कंपलसरी है तुम्हारे? सबको सारी स्ट्रीम्स। अच्छा, और उसका एग्जाम सेकंड को है भाई साहब। और बाकी सबका कब है लास्ट? 28 मार्च को लास्ट है। तो 4 दिन की उपाय नहीं है। फर्स्ट राउंड क्राइस्ट का होता है 6-7 अप्रैल को। तो तुम अगर क्राइस्ट देने वाली हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट अभी पढ़ ही रहे हैं ऐसा कुछ है। सर एग्जाम के बाद इंटरव्यू को रिजल्ट्स तो बता। किसके? क्राइस्ट के? राउंड 1 का देखो, नॉर्मली ये टाइमलाइन रहता है। 5th 6th 7th को एग्जाम होती है। 11th 12th के आसपास इंटरव्यूज होते हैं, तो 3-4 दिन इंटरव्यूज चलते हैं। मतलब एग्जाम के बेसिस पर इंटरव्यू होता है ना, किसी नहीं, को देंगे प्राइस में सबका इंटरव्यू होता है, जो भी फॉर्म फिर करेगा। दोनों मिलाकर एग्जाम और हाँ। इंटरव्यू मिलाकर। हाँ, फिर दोनों का परफॉर्मेंस कंबाइन करके फिर रिजल्ट आता है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, and the terms are not familiar with any commerce thing ever. तो वो फेमिलियरिटी के लिए 1 साल मिला है ना तुमको, पढ़ते होगे ना उसमें टर्म्स। वो सब्जेक्ट एक दिन पहले ही हाँ, मतलब देख लेना। अभी तो अभी ऐसा है कि क्राइस्ट में मीन्स एग्जाम और इंटरव्यू दोनों कंपलसरी है सभी के लिए। इट इज नॉट दैट कि एग्जाम जिनका क्लियर होगा उनका ही इंटरव्यू होगा। एंड फर्स्ट राउंड का टाइम लाइन ये रहता है कि आपका फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल, जो 5th 6th 7th के आसपास आता है, उसमें एग्जाम होती है। 20th अप्रैल के आसपास तक रिजल्ट आ जाता है। 28 अप्रैल तक आप लोग को फीस पेमेंट करके सीट कंफर्म कर देनी होती है या रिजेक्ट कर देनी होती है। ठीक है। 10 यूनिट। सीयूईटी तो मई एंड में होता है, मई एंड से स्टार्ट होगा, जून मिड तक चलेगा। आईपीएम तो मेन स्टार्टिंग। आईपीएम लास्ट ईयर 25 अप्रैल को जिपमेट था। 5th अप्रैल को आई थिंक और रोहतक था लास्ट ईयर, मतलब इस साल। एंड 12th मई को इंदौर था। 5th मई रोहतक और 12th मई। सब संडे को। हाँ, मोस्टली संडे। सर किधर जाना होता है, सूरत में आते नहीं, जिपमेट एक भी सूरत में नहीं होता, आईपी मेट एक भी सूरत में नहीं होता। अहमदाबाद। अहमदाबाद नियरेस्ट है मुंबई। लास्ट ईयर कुछ लोगों का दिल्ली भी पड़ा था सर। वो लोग ने 5 चॉइसेस पूछे थे रोहतक वालों ने, तो उनका 5th या 4th चॉइस पे आया। सीयूईटी सूरत में होता है।
मैं आता है सूरत में ही आता है। बाकी सब एग्जाम सूरत में होता है, सिर्फ आईपी मैट नहीं होता है वो इसमें। भी हम डिसाइड करेंगे, वो लोग होते हैं हमसे हमसे। वो लोग 4-5 चॉइसेस पूछ लेते हैं कि आपको कौन से सिटी प्रेफर्ड है, वो ऑर्डर में कर दो। तो उसके बाद बता देंगे ना। मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट या सेकंड चॉइस में आ ही जाता है। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी का फोर्थ या फिफ्थ चॉइस तक गया था, एग्जाम सेंटर का चॉइस। ठीक है, चलिए। तो मुझे ऐसा ध्यान है कि इनइक्वलिटी की सेकेंड वर्कशीट का डिस्कशन बाकी है, बट कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं क्लास में कि हो गया है। अगर हो गया है तो बहुत ही बढ़िया, देन वी कैन मूव अहेड नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार मैं फिर भी दिखा देता हूँ इनइक्वलिटी की सेकेंड वर्कशीट कैसी दिखती है। ये हो गया है। फिफ्टी तक तो आपने पहले करा दिया, तो हम उसको ग्राउंड तो ये बोला। वैसे ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो कितना ये हो गया ना फिर इनइक्वलिटी, ये खत्म करते हैं। ठीक है, सो इनइक्वलिटी इज डन। सो नाउ वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, आप लोग को जो अपने जनरल टॉपिक्स के वर्कशीट दिए हुए हैं उसमें आई थिंक रेशियो वाला भी दिया हुआ है, एवरेज वाला हो गया था। हाँ, हाँ, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन वाला दिया हुआ है, इफ यू कैन कंफर्म कि हाँ है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्योमेट्री। ठीक है, तो बड़ा इजी टॉपिक है, आप लोग ने सबने नाइन्थ टेंथ एट्थ में पढ़ा हुआ है, तो वही सारे टॉपिक्स हैं, राइट। तो ज्योमेट्री में वी विल टॉक अबाउट प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसमें क्या क्या आता है, वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स एंड लास्ट में सर्कल। ठीक है, तो इतना सब वी विल डिस्कस इन दिस। तो तो देखिए, सो वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स। तो लाइन तो मैं क्या ही बताऊं, वी विल टॉक अबाउट एंगल्स। ठीक है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एंगल्स। तो एंगल इज, वी कैन से इट इज इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, है ना। तो नॉर्मली हम एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं, हमने बचपन से वही सीखा है। बट एंगल को मेजर करने के और कुछ मेथड्स भी हैं और कुछ यूनिट्स भी हैं। डिग्रीज तो हम लोग जानते ही हैं, उसके अलावा रेडियन भी होता है, राइट। और एक और होता है ग्रेड्स, जो हम लोग यूज नहीं करते। तो वी वी यूज डिग्रीज एंड रेडियंस। तो रेडियंस भी हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज रेडियंस जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू विद डिग्रीज एंगल्स के लिए। तो एंगल को नॉर्मली डिनोट करने के लिए वी यूज दिस सिंबल कॉल्ड थीटा। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल है, अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल है एंड सेम पॉइंट से निकलते हैं, राइट, तो दो द एंगल बिकम्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स ही आपको ध्यान रखना है, मैं ध्यान क्या रखना है ये पता ही है। ठीक है,
अब हम एंगल्स की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस। तो दो लाइंस जब पैरेलल होती है, लेट अस से द लाइंस आर एल एंड एम। तो ये पैरेलल लाइंस है और इन लोग को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, राइट? सो दैट इज से दिस लाइन इज एन। तो ऐसा होने से इस तीन लाइन के सिस्टम में 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 एंगल्स में there may be some pairs which are equal, there may be some pairs which have some other property, right? So let us find out कि कौन से pairs equal हैं पहले, right? तो what can you say? एंगल 1 के साथ कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 4 दे आर इक्वल, है ना? सो एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल है, वो क्यों है? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? याद आ रहा है सभी को? ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। क्लियर है ना? एंगल 1 एंड 4 इक्वल है, हम लोग 1 के साथ ही 1 का रेफरेंस लेके ही चल रहे हैं। तो 1 के साथ और कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल 5 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 ये भी इक्वल है। एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल है, तो इस ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल एंड दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल 1 एंड एंगल 5 दो पैरेलल लाइंस के ऊपर है एंड ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है, ठीक है? तो इन दोनों एंगल्स की लोकेशन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बस लाइंस जो पैरेलल है वो दोनों अलग अलग हैं, अदरवाइज इनकी लोकेशन एग्जैक्टली सेम है, आप ऐसा बोल सकते हो। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे जितने भी एंगल्स हैं जिनकी लोकेशन आप इस तरीके से मैच करा सकते हो कि पैरेलल लाइंस के एक ही साइड पे है और ट्रांसवर्सल लाइन के भी एक ही साइड पे है, तो वो सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है? तो एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 1 एंड 8 आर इक्वल। एंगल 1 एंड एंगल 8 दे आर ऑल्सो इक्वल। वो क्यों इक्वल है? सेम लॉजिक, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल है, तो एंगल 1 और 8 भी इक्वल हो गया, राइट? बट दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है? तब इन लोग की, इन दोनों एंगल्स की लोकेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एंगल 1 इज अबव वन ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड ऑन द राइट ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? एंगल 8 क्या है? बिलो वन ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दोनों एंगल्स की लोकेशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है? तो ऐसा भी होता है तो भी एंगल्स इक्वल होता है, एग्जैक्ट सेम लोकेशन हो तो भी सेम होंगे, एग्जैक्ट ऑपोजिट है तो भी सेम होंगे। सो दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो जैसे हमने अभी यहाँ पे 1 का रेफरेंस लेके लिखे, ऐसे ही देयर कैन बी अदर एंगल्स। तो अगर हम लिखें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर और कौन से हैं, 3 7 2 6 तो 1 के साथ तो हमने देखा 5 है। सिमिलरली आई कैन चेक विथ 3, तो 3 के साथ कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग है? 7, ठीक है? सिमिलरली वी कैन राइट 2 के साथ वी हैव करस्पॉन्डिंग एंगल 6 एंड सिमिलरली 4 के साथ वी हैव करस्पॉन्डिंग एंगल 8, राइट? सो दे आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? सिमिलरली वी कैन से ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो प्रकार के ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक होते हैं दूसरे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे जो 1 एंड 8 था वो एक्सटीरियर एंगल था, राइट? बिकॉज 1 एंड 8 दे आर इन दिस ओपन साइड, क्लियर है? तो दैट इज व्हाई दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 एंड 7 की, so they are alternate interior angles, they are inside the parallel lines, ठीक है? पैरेलल लाइंस की जो बाउंड्री है आप ऐसा बोल सकते हो, तो उस बाउंड्री के अंदर ये दोनों एंगल्स लाई करते हैं। सो वी कैन से एंगल 2 एंड 7
दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 and 8 वर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या और कोई डाउट है यहाँ तक? ये सभी को याद आ रहा है? देन नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल 2 and 5? सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ, ठीक है। तो एंगल 2 and 5, ये दोनों एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, राइट? तो दीज टू एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट इन दोनों का सम इज 180 डिग्री, है ना? क्यों है 180 डिग्री? बिकॉज एंगल 1 and 2 का सम 180 डिग्री है, ये तो आपको दिख ही रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं। एंड एंगल 1 and 5 इक्वल है, वो आपको पहले से पता है, ये रहा। दैट मीन्स एंगल 2 and 5 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा बोल सकते हैं। कोई डाउट है क्या? क्या 1 and 2 का सम 180, राइट? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 180, ठीक है। तो 2 and 5 का सम 180 है। अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो हम क्या बोल सकते हैं वो लोग को? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? तो इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज 180, एंगल 2 and 5 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 and 7 वो भी सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, 3 and 8 वो भी सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, 1 and 6 वो भी सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, ठीक है। 360 का मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी 90 में प्रॉब्लम, 9। ठीक है। तो अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन वी कॉल देम सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 2 and 5 आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर हम ये दो लाइंस पैरेलल है, लाइन एल एम, ये लाइन ट्रांसवर्सल है लाइन एन, तो लाइन एन एल और एम को ए एंड बी पे कट कर दिए। एंगल ए और एंगल बी जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं इनको बाइसेक्टर बनाया हमने, इनका ये बाइसेक्टर है। लेट अस से इट इज सी, सो ए सी एंड बी सी आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। नो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम समझ लेते हैं ये एन है और ये पी है, तो एंगल बी ए एन को ये लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, राइट? तो ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए दोनों रेड वाले। एंड सिमिलरली एंगल ए बी पी को ये लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों ब्लैक वाले, राइट? तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एंगल ए सी बी? 100। एंगल ए सी बी क्या होगा? राइट एंगल। ठीक है, सो इट विल बी 90 डिग्री। कोई डाउट है क्या? एंगल ए सी बी दिस विल बी 90 डिग्री। कैसे आया? तो ये अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अभी इस लाइन ने क्या किया, इस एंगल को हाफ कर दिया, और इस लाइन ने क्या किया, ये एंगल को हाफ कर दिया। तो इसका हाफ लिया और इसका भी हाफ लिया, तो वो दोनों हाफ्स का सम कितना हो जाएगा? 90। तो वो दोनों हाफ्स इस ट्राइंगल के अंदर आ गए, राइट? तो ये दोनों हाफ्स का सम 90 है, तो जो थर्ड एंगल बचा उसका सम भी वो भी 90 होगा। बिकॉज ट्राइंगल के बारे में एक बहुत अच्छी चीज हमने बचपन में सीखी थी जो हमें हमेशा याद रहती है, राइट? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल
इज 180 डिग्री, राइट। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में ऑब्वियसली तीन ही एंगल हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये प्रूव करना भी बड़ा आसान है। आप बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट ए बी इन दोनों पैरेलल लाइंस का एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाए। तो एंगल बी के इक्वल ये एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल सी के इक्वल ये एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये तीन एंगल जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए, एंड इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हेंस द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ओके। तो अब देखिए, ट्रायंगल की बात हमने करी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो चलो सबको पता है। ट्रायंगल की हम लोग और बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। किस किस प्रकार से हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं या उनको नाम देते हैं, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो दिस क्लासिफिकेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ, एंड दिस ऑल्सो हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, साइड लेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है और एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। दो ही चीजें हैं ट्रायंगल में। तो साइड लेंथ के बेसिस पे कैसे होगा? ये तीनों साइड्स का लेंथ या तो इक्वल होगा या तो नहीं होगा, या तो दो साइड्स का इक्वल होगा या तो तीनों साइड्स का इक्वल होगा, राइट। सो इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। इफ ओनली टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल। ठीक है, और नो साइड्स इक्वल तो स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो नो टू साइड्स इक्वल, तो ये सा हो गया। एंगल्स के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या नाम देते हैं? तो एंगल्स के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि या तो तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम है, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। याद आया क्या? तो ये तो ट्रायंगल हैज ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है? ऑल एंगल्स लेस देन 90। ठीक है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, सारे तो हो नहीं सकते। और थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें वन एंगल इज मोर देन 90। ठीक है, आई होप सबको याद आ रहा है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब बोल रहा हूँ कि आपको सब रिकॉल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जो दोनों साइड की कोई कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो हम उसको फिर उसी प्रकार से नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल है जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है और दो साइड इक्वल भी है, तो इट बिकम्स राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ऐसा पॉसिबल है ना, एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल भी हो और एक एंगल 90 डिग्री भी हो जाए। ठीक है, तो वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो जाए? नो। है ना। सो वी डोंट हैव इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें लेकिन जो 90 डिग्री वाले वो दोनों साइड ही होंगी ना। हाँ हाँ, तो उसमें और कोई उपाय नहीं है, वैसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी तो अपने को पता है कि भाई तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन साइड लेंथ ऑल्सो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ड्रॉ अ ट्रायंगल विद साइड लेंथ 3, 4 एंड 6, तो कर सकते हैं ड्रॉ? कैसे करेंगे? तो एक दो का
एक से ज्यादा मतलब पहले तो बस हम तीसरे को जाता हूँ हाँ तो इसमें नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, तो कर सकते हैं क्या ड्रॉ? भाई ड्रॉ हो जाएगा ये ट्राइंगल ना। सो दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। माय क्वेश्चन बेसिकली इज दिस कि ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है कि आपने तीन नंबर्स लिख दिए कि तीन साइड लेंथ है, आप अब ट्राइंगल बनाओ तो बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 4 8 कर दूं तो यू विल नॉट गेट अ ट्राइंगल। अब समझ आया ना? ठीक है, बट 3 4 6 है तो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मेकिंग अ ट्राइंगल? कंडीशन इज सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो कोई भी दो साइड्स का सम अगर थर्ड से बड़ा है तो ही पॉसिबल है। अगर कोई भी एक पेयर ऑफ टू साइड्स का सम थर्ड साइड से छोटा हो गया तो फिर ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लें, राइट? तो अगर दो स्मॉलेस्ट साइड्स आपने ले लिए और उनका सम थर्ड से बड़ा हो गया तो चांसेस आर कि वो ट्राइंगल बन जाएगा। 3 and 4 का सम 7 है जो 6 से बड़ा है, सो दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। ये कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है ये समझने का कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो ट्राइंगल क्यों नहीं बनेगा। तो इफ यू रिमेम्बर बचपन में हम ट्राइंगल कैसे बनाते थे यूजिंग दैट राउंडर। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस से 6 सेंटीमीटर का लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया ट्राइंगल का। नाउ यू नीड टू ड्रॉ अ साइड जो 3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम राउंडर रखेंगे पॉइंट ए पे और फिर हम 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, है ना? सिमिलरली पॉइंट बी पे हम राउंडर रखेंगे और पॉइंट फिर 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। अगर ये लेंथ छोटी है 3 + 4 से तो ये आर्क कट करेगी, अदरवाइज ये आर्क कट ही नहीं करेगी। अगर समझ लो ये 8 है और वो 3 and 4 है, तो 3 वाला आर्क ऐसा निकल जाएगा, 4 वाला आर्क यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, दे विल नेवर कट। और अगर वो कट नहीं करेंगे तो आप ज्वाइन क्या चीज करोगे ए एंड बी के साथ? समझ आ रहा है ना? तो बीच में ये 1 सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, तो वी विल हैव अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन द टू आर्क्स। तो वो कभी कट ही नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा हो, है ना? कोई भी डाउट है क्या? तो अगर एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, तो ये साइड ए होती है नॉर्मली, ये बी होती है और ये सी होती है। तो वी कैन से दैट ए प्लस बी शुड बी मोर देन सी। इक्वल भी चलेगा क्या? ए प्लस बी कैन बी मोर देन और इक्वल टू सी, या ए प्लस बी शुड बी स्ट्रिक्टली मोर देन सी? तो equal करके, सर इक्वल भी स्ट्रिक्टली मोर चलेगा देन ना? सी। क्या इक्वल चले? हम यहाँ इक्वल होने से क्या होगा? अगर हम बोलते हैं कि 3 4 and 7 ये तीन साइड लाइन से ट्राइंगल बनाओ, तो 7 का आपने ये ड्रॉ किया, 3 का यहाँ से आर्क लगाया, 4 का यहाँ से आर्क लगाया, तो ये आर्क एग्जैक्टली इसी लाइन पे ही कट करेगा, है ना? क्योंकि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 3 + 4 7 हो गया। सो दिस आर्क विल कट एग्जैक्टली ऑन दिस लाइन। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो यही लाइन तो बनेगी फिर से, तो विल नॉट गेट अ ट्राइंगल। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी इक्वल ऑल्सो। तो दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, इसका फिर एक और रिजल्ट आप बना सकते हो क्योंकि हमें गणित तो आता है। अगर हम बी इस तरफ शिफ्ट कर दें तो इट विल बी अ डिफरेंस ऑफ सी एंड बी दैट विल बी लेस देन ए। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पे डिफरेंस की बात आई, मैंने दो डंडियां की थी झट से। ऐसा क्यों किया? हाँ, ऐसा हमने इसके लिए किया कि सी एंड बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हमें पता नहीं है, राइट? सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स। तो वो जो डिफरेंस होगा वो कोई भी दो साइड्स का वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो अभी डिफरेंस वाला कंक्लूजन आया है वो उससे वो प्लस वाले से ही आता है, दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा है, उसी से ये कंक्लूजन भी आ जाता है, राइट? तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, जिसे जो आपको पता है मैंने उसी को रीइटरेट किया है ना? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सिर्फ ये मॉड आपको समझ में आना चाहिए कि ये मॉड हम क्यों लगा रहे हैं। बिकॉज अगर C 5 है और B 6 है तो डिफरेंस -1 आएगा मैथमेटिकली, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द नंबर डिफरेंस, द एब्सोल्यूट डिफरेंस विच इज 1। ठीक है, तो 1 जो है वो A से छोटा होना चाहिए,
अगर ऐसा है तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है? ठीक, ओके। देन देयर आर सम थ्योरम्स जो हमने ट्रायंगल में पढ़ी थी, है ना, इफ यू रिमेम्बर। तो क्या क्या थ्योरम्स हमने पढ़े थे? सिमिलरिटी। चलो सबसे इजी वाली चीजें पढ़ता हूँ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो एक है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सम ऑफ टू रिलेटेड। तो एक्सटीरियर एंगल एंगल थ्योरम क्या है? ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, राइट? तो ए बी सी तीनों का सम 180 है। अगर हमने बी पे एक बी वाली लाइन को एक्सटेंड किया आगे, तो इससे हमें मिलेगा एक एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? ट्रायंगल की एक साइड जो ओरिजिनल साइड है वो होनी चाहिए, और दूसरी साइड को आगे बढ़ाना चाहिए, राइट? तो ये जो आगे बढ़ा हुआ पार्ट है, इसका एंगल विद द ओरिजिनल साइड, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, राइट? बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमने इन दोनों साइड्स को ऐसे आगे बढ़ा दिया, फिर हम देखते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है क्या। ये नहीं है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एक एक्सटेंडेड साइड हो और दूसरी ओरिजिनल साइड हो, उन दोनों के बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है। सर ए बी को भी एक्सटेंड कर सकते हाँ, हैं, वो भी है। हाँ, ए बी को एक्सटेंड कर लो, तो बट वो वाला फिर उसका extend- इसके साथ ओरिजिनल साइड एक दूसरी होनी चाहिए। लेकिन होगा तो ए और सी का ही सम हाँ, हाँ, तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट ही हो गए ना। ठीक है, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा वाला कहलाता है, कौन सा नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, इसका वैल्यू ए एंड सी के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, लेट अस कॉल इट डी। तो एंगल डी प्लस एंगल बी इज ऑल्सो 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस ए प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी, एंगल डी और ए प्लस सी इक्वल होते हैं, समझ आया ना? एंगल बी प्लस ए प्लस सी, दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल बी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल डी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी, राइट? तो पॉइंट इज, एक एक्सटीरियर एंगल उसके रिमोट टू एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। रिमोट मतलब जो इससे दो दूर वाले हैं, डी इज एक्सटीरियर एंगल फॉर बी, तो उसके जो दो अलग और जो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस वाज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। याद है क्या, बीपीटी बोलते थे? Yes, sir. तो क्या था बताओ? ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कोई भी बताएगा क्या? ट्रायंगल के अंदर आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट? लेट अस कॉल इट पी क्यू। तो ये जो लाइन पी क्यू है, ये है पैरेलल टू द बेस। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स को शेप कर ए बी हाँ, points. हाँ, तो ये ऐसा हमने अगर कर दिया, तो अगर पी क्यू एंड बी सी पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में हाँ वो सिमिलैरिटी वाली कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, कोई डाउट है क्या? इस इससे और भी रिजल्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना? ये वाला रिजल्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये समझ आ रहा है ऐसा क्यों? हमने रेशियोज में ऐसा पढ़ा है कि अगर ऐसे दो रेशियोज इक्वल हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आप जो भी एक ऑपरेशन एक साइड पे लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन दूसरी साइड भी अप्लाई हो जाएगा। यू कैन, इफ यू वांट टू राइट दिस, तो ऐसा रेशियो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस, है ना? तो ये रेशियोज में हमने पढ़ा हुआ है।
तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हमने यहाँ पे ऐसा कंक्लूड कर लिया कि ये तो होगा, बट ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है क्या? दिस वाज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर एंगल एपीक्यू और एंगल एबीक्यू एबीसी सिग्निफिकेंट एपीक्यू और एबीसी एंगल APQ एंड ABC, हाँ वो इक्वल होगा। एंगल APQ एंड एंगल ABC दे विल बी इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी हमने देखा था दो पैरेलल लाइंस थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये वैसा ही है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो उन दोनों के सेम लोकेशन वाले जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल P एंड B दे आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली दीज टू आर इक्वल। ठीक है, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? बताइए। फिर एक चीज होती है, वैसे हम लोग वो आगे पढ़ेंगे, चलो पढ़ ही लेते हैं अभी। आगे क्या है, सभी अभी पढ़ेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड साइन रूल। ठीक है, अरे यार अभी नहीं पढ़ेंगे। वो साइन है कॉस है तुमको नहीं आता है ना अभी? और उसका राइट एंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में आना जरूरी नहीं है, वो तो उसको समझाने के लिए वैसा आता है। 10th में कमाल से राइट एंगल में हाँ तो इसीलिए तो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के समय पढ़ लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके वो रेशियोज एक्सप्लेन किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज किए जाए। समझ आ रहा है? अगर आपको ये साइन 60 की वैल्यू बतानी है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल बना के इसका और इसका रेशियो करने से आ जाएगा। बट अगर ये 60 डिग्री का एंगल इस ट्राइंगल में भी है, ये 60, ये 30, या चलो 30 तो नहीं 50, और ये 70, तो भी साइन 60 तो उतना ही रहेगा ना। बात समझ आ रही है? पर इसमें परपेंडिकुलर तो इसमें बना लो, अगर साइन 60 चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, दो का तो इसका और इसका रेशियो वही होगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये जो साइन कॉस टेन है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी यूज हो सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे एंगल है वहां पे ये रेशियोज आ सकते हैं। ठीक है, बट इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल यूज करोगे तो इनकी वैल्यूज आप फाइंड कर पाओगे, क्योंकि तो राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ साइड्स का रेशियो इनके इक्वल हो जाता है। बट एक बार वो रेशियो पता चल गया, फिर वो रेशियो तो कहीं पे भी यूज कर सकते हो ना, वी नो कि ये रेशियो फिक्स ही रहने वाला है। समझे? ठीक है, तो ये साइन रूल हम लोग बाद में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के समय करवा दूंगा मैं। बट ये साइन 30, 45, 16 सब की वैल्यू तो पता ही है ना तुम लोग को? हाँ तो फिर तो हो जाएगा साइन 0 30 45 60 और 90। हाँ बस बहुत है। मतलब 90 से छोटे वाले वैल्यूज पता है ना, लागू याद तो दो। तो साइन रूल क्या होता है? साइन रूल सेज कि एक ट्रायंगल ABC है, तो ABC में A के सामने वाली साइड है स्मॉल a, B के सामने वाली साइड है स्मॉल b एंड C के सामने स्मॉल c। तो साइन रूल हमें साइड लेंथ एंड एंगल इनके बीच में रिलेशन बताता है, राइट? सो इट टेल्स अस कि A एंड साइन A का रेशियो, B एंड साइन B का रेशियो, C एंड साइन C का रेशियो, राइट? ऑल दीज रेशियोज आर इक्वल। क्या रिलेशन बताया क्या? रिलेशन बताया बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल, ये आ गया ना, साइड लेंथ ये है और एंगल ये है। ठीक है, तो ये सभी इक्वल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है पहले तो मैं वो भी बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, लेट अस कॉल इट डी, तो अब देखना, एक बार समझ लो, ये लेंथ ए है, फाइन। तो अब ये हमने एक AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ इन टर्म्स ऑफ C क्या होगी?
मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू साइन बी। बोलो हाँ। साइन का यही रेशियो होता है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। बी का सामने ए डी हो गया और हाइपोटेनियस तो ए बी हो गया। क्लियर है क्या? सो ए डी अपॉन ए बी साइन बी। तो अगर आपको रेशियो लिखना है तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके ही लिख सकते हो, बट एक बार रेशियो पता चल गया तो फिर यूज कर सकते हो उसको। ठीक है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि ए डी कितना हो गया। ए डी विल बी ए बी साइन बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी, तो स्मॉल सी साइन बी, है ना। ए डी का वैल्यू इतना आया। अभी सिमिलरली ए डी का वैल्यू इस ट्राइंगल से भी कुछ आ सकता है। ये एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने ए डी हुआ और ये हाइपोटेनियस ए सी हो गया। सो ए डी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू साइन सी। तो ए डी इज ए सी स्मॉल बी, तो स्मॉल बी साइन सी। ठीक है। सो ए डी इज सी साइन बी, ए डी इज बी साइन सी, दोनों इक्वल हो गया। सो सी साइन बी कैन बी इक्वल टू बी साइन सी। अब ये साइन सी इधर भेज दो, साइन बी इधर भेज दो, तो सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, दे आर ऑल इक्वल। ठीक है। तो ये तो चलो प्रूफ हुआ कि ऐसा क्यों इक्वल है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बट इससे अपने को पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि अगर समझ लो ए इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोलते हैं, ए इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। देन कैपिटल ए हैज टू बी द लार्जेस्ट एंगल, राइट। ए अगर लॉन्गेस्ट साइड है और तीनों रेशियोज अगर इक्वल हैं, तो ए अगर लॉन्गेस्ट है तो साइन ए को भी लार्जेस्ट होना पड़ेगा, इसकी वजह से ए को भी लार्जेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है। दो बिग नंबर्स का रेशियो, दो स्मॉल नंबर्स का रेशियो इक्वल हो सकता है। बात समझ में आया? तो इफ ए इज लॉन्गेस्ट देन ए शुड ऑल्सो बी द लार्जेस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ट्राइंगल में एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट। ठीक है। तो वो हम लोग ऐसे भी जानते हैं, इसके लिए इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं थी। राइट एंगल ट्राइंगल हमने सभी ने देखे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला जो एंगल है वही लार्जेस्ट एंगल है, उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस, वही लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है। तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू नहीं है ये फैक्ट, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्राइंगल्स, कि एक ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा। फिर इसमें और दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कि सर अगर दो साइड्स इक्वल हो तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो वो एक और थ्योरम जो आप लोग ने बचपन से पढ़ी है वो ये कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, ए बी एंड सी। तो अगर ए बी एंड ए सी इक्वल है तो एंगल बी एंड एंगल सी ये भी इक्वल होगा। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है यहाँ तक? ठीक।
ये अगर दिख नहीं रहा हो तो ये 20 है और ये 25 है। सर 45 डिग्री। सर 45। क्या आ गया आंसर? 45। 45। ठीक है, किसी का डाउट है क्या? तो इसमें आपको एंगल क्यू टी एस पता लगाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंट टी से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी क्यू एंड आर एस, जो दो ऑलरेडी पैरेलल लाइंस हैं, इनके ही पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, पी क्यू और ये लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल अगर 20 है तो ये एंगल भी 20 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड सिमिलरली आर एस एंड ये लाइन, ये भी पैरेलल हो गए और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल 25 है तो ये भी 25 होगा। ठीक है, तो ये सम हो गया 45 डिग्री। ठीक है क्या? नहीं दिख रहा। ये बेटर। राइट।
मतलब कोई भी ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, जिसमें एंगल ए बी एंड सी ये हो गए, ठीक है। तो इफ एंगल ए इज 70 एंड एंगल बी इज 50, तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। हम्म ABC आइसोसेलेस, हम्म। तो उसमें कौन सा दो साइड आइसोसेलेस है? ना वो नहीं पता चलेगा। नॉट भी लेना, पर फिर उसमें तो नहीं होगा, उसमें तो बी और बी और सी को कर सकते, वो जो आजकल पैरेलल को कर सकते, तो इसको आ जाएगा। हाँ, इसमें तो वो 100 है तो बाकी तो 40 होंगी। तो वो जो कैन नॉट बी रिटन, तो मतलब 50 डिग्री जो सर बोल रहा हो तो फोर्थ वाला अगर एंगल ए 50 है, तो एंड ए बी सी द आइसोसेलेस 50 50 80 हो सकते हैं। हम्म। तो फोर्थ वाला में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। फर्स्ट एंड सेकंड में किसी का डाउट है क्या? थर्ड में? थर्ड नहीं आया। तो देखिए, इफ ए इज 8 बी इज 3.5, तो व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ सी, सी के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये पूछा गया है, राइट। तो ए इज 8 बी इज 3.5। तो अभी अभी हमने देखा था कि बिकॉज एबीसी इज अ ट्राइंगल, तो इसमें वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए कि ए प्लस बी शुड बी मोर देन, और मोर देन सी, है ना। तो ए प्लस बी क्या है? 11.5, दैट शुड बी मोर देन सी। तो सी की वैल्यूज हम बोल सकते हैं सी हैज टू बी लेस देन 11 या इक्वल टू 11, है ना। तो सी का वैल्यू 1 2 3 4 till 11, ये सारे पॉसिबल हैं। बट हमें और कोई कंडीशन भी चेक करके देखनी पड़ेगी। अभी तो हमने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखा, ए प्लस बी शुड बी मोर देन सी। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्या, बी, ए लार्जेस्ट है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि बी प्लस सी शुड बी मोर देन ए, राइट। दैट मीन सी शुड बी मोर देन ए माइनस बी। सो ए है 8, बी है 3.5, तो सी शुड बी मोर देन 4.5, ठीक है। तो इसका मतलब सी का वैल्यू 5 6 7 8 ऐसा भी हो सकता है कुछ भी। तो अभी अगर आप दोनों रिजल्ट्स कंबाइन करें, तो सी हैज टू बी मोर देन 4.5 एंड हैज टू बी लेस देन 11.5, ठीक है। तो सी का वैल्यू 4.5 से ज्यादा और 11.5 से कम। तो सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? सो दीज आर द वैल्यूज दैट सी कैन टेक। तो कितने हो गए, कितने इंटीजर्स हो गए? 7। तो सी का आंसर 7 हो सकता, मतलब सी कैन हैव 7 डिफरेंट वैल्यूज। कोई डाउट है क्या? तो इसमें आपसे सी की कोई एक वैल्यू नहीं पूछी गई है, कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं सी के, ऐसा पूछा गया है। सो दैट इज 7। थर्ड में किसी का भी डाउट? फोर्थ का आंसर बी। फिफ्थ का सी। हाँ,
फोर्थ फिफ्थ में किसी का डाउट है क्या? हम्म। 6th का, 6 में किसी का डाउट है? 7th? फ्राइडे। 7th का बी। 8th? ट्यूजडे। तो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी पार्ट में किसी का भी डाउट है तो बताएं। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? दो तीन टाइप से हो सकता है सब। हाँ, सो आंसर इज 108। ये एंगल 120 डिग्री है। इसमें क्लियरली ऐसा बोला नहीं कि कौन से लाइंस पैरेलल है, बट डायग्राम में समझा दिया गया। यहाँ पे अगर दो लाइंस के ऊपर ये एरो बनाया है, दैट मीन्स दोनों लाइंस पैरेलल है ना? तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आई कैन से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये भी 128 डिग्री हो गया। ये 128 है तो ये 72 हो गया। अब आप ट्राइंगल देखिए ए जी एफ, इसमें ये 20 है, ये 72 है, तो 92 हो गया। तो रिमेनिंग इज 108 डिग्री। तो वही अपने को चाहिए था। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस का ये सिंबल है। अगर दो लाइंस के ऊपर एक जैसा एरो बना है, दैट मीन्स वो दोनों पैरेलल, वो दोनों लाइंस पैरेलल है।
हाँ हुआ ये सॉल्व? सर आंसर 40 है क्या? नहीं, आप कुछ आई थिंक बोल रहे हो बट आवाज नहीं आ रही है। सर आंसर 40 है क्या? 40? ठीक है, ठीक है, नहीं 40 सही है। तो देखिए, हो गया? नहीं। तो इट सेज पी क्यू एंड पी आर दे आर पैरेलल। तो पी क्यू ये है, पी आर ये है, ये एंगल 140 डिग्री है। तो वी कैन से कि एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, है ना? ऑल्सो इन दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज इनके सामने वाली साइड्स इक्वल हैं। तो एंगल क्यू एंड एंगल आर दे विल बी इक्वल। समझ आ रहा है क्या? तो दोनों एंगल 70 70 होंगे। ये एंगल भी 70 होगा। मैं इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि लिखना इजी हो जाए मेरे लिए। ठीक है, तो ये एंगल 70 होगा और ये एंगल भी पूरा 70 होगा। अब अगर ये 70 है एंड एम एन एंड क्यू आर दे आर पैरेलल, ऐसा भी लिखा है क्वेश्चन में, एम एन एंड क्यू आर दे आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, दैट मीन्स ये भी और ये भी 70 होंगे। ठीक है, ये एंगल 140 है तो ये 40 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये 40, ओ सॉरी, ये 40 है और ये 70 है, तो ये एक्सीलर एंगल हो गया फॉर ट्राइंगल पी एम एन, है ना? फॉर ट्राइंगल पी एम एन ये एक्सीलर एंगल है। तो उससे क्या होगा, अपने को क्या कौन सा एंगल चाहिए, एम एन क्यू। तो ये एंगल 110 डिग्री हो गया एक्सीलर एंगल, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, है ना? ये 40 है और ये 70 है, तो 40 एंड 70 के सम के इक्वल एक्सीलर एंगल होगा। हमें ये चाहिए। तो क्या इंफॉर्मेशन मिस करो, एन क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, वो हमने अभी तक यूज नहीं किया है। सो एन क्यू एंड क्यू आर दे आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो फिर तो बहुत पहले ही हो जाता, फिर हमको इतना सब की जरूरत नहीं थी। ये एंगल 70 हमने फिगर आउट कर लिया था, तो ये भी 70 हो गया। अच्छा, पर ये जरूरत था, ये 70 होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 70। तो ये 70 है और ये भी 70 है, तो दोनों का सम 140 हो गया। तो बीच में ये जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 140 इज 40। समझ आया क्या?
आइसोसेलेस ऑब्टयूज होता हम्म है, आइसोसेलेस ऑब्टयूज होता है। आइसोसेलेस, हाँ अभी तो ऊपर आया था वो 100 डिग्री वाला आइसोसेलेस था। सर इसमें मैं लार्जेस्ट साइज को जान सकता तुमको कैसे पता? कौन सा, हाँ वही तो बता दो सर। हाँ तो वो वो भी एक क्वेश्चन आया था वो जिसमें 7 आंसर था कि सी सर की कितनी 15 वैल्यूज पॉसिबल है। तो लार्जेस्ट साइड कोई भी हो सकता है। सर 15 क्या बोल रहे हो हार्दिक? 15 15? X is an integer, then how many such integers exist? नहीं, 15 नहीं आंसर। तो देखिए इसमें सब इनइक्वालिटी वाला तो इनइक्वालिटी 7 से लेके 23 के बीच में आ सकता 7 से है, 23 23 के बीच में आ सकते हैं। तो अब इसमें अपने को एक चीज और इंश्योर करनी है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। ये कैसे इंश्योर कर सकते? सवाल समझ रहे हो मेरा? 19 अगर समझ लो x 17 हो जाए तो ट्रायंगल तो बन रहा है, और 8 15 17 से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स 17 इज अ नंबर जो x की जगह आ तो सकता है, बट उससे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 17 कैन नॉट बी द आंसर, 17 कैन नॉट बी योर वन ऑफ द आंसर्स। बात समझ में आई? ठीक है। तो नाउ हाउ डू वी मेक श्योर कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो? सबसे पहले तो ट्रायंगल हो, ये कंडीशंस हम अप्लाई कर देते हैं कि 8 + 15 शुड बी मोर देन x, ये एक कंडीशन होगा। दूसरा 8 + x शुड बी मोर देन 15, है ना? तो या तो x सबसे बड़ा साइड होगा या फिर 15 सबसे बड़ा साइड होगा, और तो कोई उपाय नहीं है तीसरा। समझ आ रहा है ना? 8 तो कैन नॉट बी द लार्जेस्ट साइड, इधर 15 इज द लार्जेस्ट साइड और x इज द लार्जेस्ट साइड, यही दो चीजें पॉसिबल है। तो इसके हिसाब से x हैज टू बी लेस देन 23 एंड इसके हिसाब से x हैज टू बी मोर देन 7। तो x का वैल्यू मोर देन 7 एंड लेस देन 23 ये आया। ठीक है। तो x की वैल्यू 8 9 10 11 12 टिल 22 ये सब पॉसिबल है। तो 15 वैल्यूज ये हुए। बट हाउ कैन वी मेक श्योर कि ये सारे जो x के 15 वैल्यूज आएंगे 8 to 22, इन सभी में ट्राइंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी होगा? समझ रहे हो हमारा सवाल? ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन क्या है कि दो साइड्स का सम a² एंड b², अगर दो स्मॉलर साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम शुड बी इक्वल टू c²। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। अगर ये a है, ये b है, ये c है, आंसर 10 है b, तो a² + b² शुड बी इक्वल टू c²। ठीक है। अगर ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a² + b² शुड बी लेस, नहीं, जो हम्म ठीक है। सो इफ इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देन a² + b² शुड बी लेस देन c²। ये मैंने क्या लिखा है बाजू में वो मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। इट इज कोसाइन रूल। तो a² + b² शुड बी लेस देन c²। तो c इज द लार्जेस्ट साइड, और अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका उल्टा। ठीक है। तो वी नो कि 3 4 5 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बट 3 4 6 भी एक ट्राइंगल तो बनेगा, बनेगा ना?
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। अब आप इजीली बता सकते हैं कि दोनों स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम इज लेस देन द थर्ड साइड का स्क्वायर। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा ट्राइंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, तो हमको ये कंडीशन भी एक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो या तो हमारा x लार्जेस्ट साइड है, दैट मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर शुड बी लेस देन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 15 इज टू 25, 8 इज, तो x हैज टू बी मोर देन 17। ठीक है। या फिर 15 लार्जेस्ट साइड होगी तो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर शुड बी लेस देन 15 स्क्वायर। तो x स्क्वायर विल बी 225 माइनस 64 कितना हो, जल्दी बताओ। 15 माइनस 8 एंड 15 प्लस 8, 7 एंड 23, 161। तो x का वैल्यू रूट 161 से कम होना चाहिए, विच इज कितना? 13 से कम। तो x हैज टू बी लेस देन 13। ठीक है क्या? तो x की वैल्यू 13 से कम है या तो 17 से ज्यादा है? हम्म। 13 से कम और 17 से ज्यादा तो 0 तो होगा। x की वैल्यू 13 से कम है तो कितनी है? ये रही ना अपने पास, ऐसा 8 9 10 11 12। तो इफ x इज लेस देन 13 तो इट कैन बी 8 9 10 11 और 12। और x अगर 17 से बड़ा है so it can be 18 19 20 21 22। तो ये 5 और ये 5, तो टोटल 10 वैल्यूज है x की जो इस ट्रायंगल को बनाएंगी और इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगी। तो एक मिनट में कैसे होगा? ये तो मैंने एक्सप्लेन किया इतनी देर तो हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कुछ कहाँ किया मैंने। ये दो कंडीशंस लगाई और ये दो कंडीशंस लगाई, बताइए मैं कितना बस एक टाइम। क्वेश्चन बार बार करेंगे तो आगे भी हाँ, तो अभी तो मैंने एक्सप्लेन बहुत देर किया। ठीक है, या किसी का कुछ डाउट है बताएं। तो आंसर इज 10। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर आपको तीन साइड लेंथ पता है तो कैन बी चेक नाउ कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा या एक्यूट बनेगा। राइट, तो हम चेक कर ही सकते थे। ठीक है। ग्रेड ए इस पर तो इसको ग्रेड कर देते हैं। हाँ, सर 4। ठीक है। तो बीपीटी होगी। हम्म। कोई डाउट है ये किसी का? आंसर 4 है। ये फिगर ऐसे दे रहे हैं मुझे थोड़ा मतलब हाँ, ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन।
तो आएगा ABC क्या ARC की जगह ARC ARC चाहे ARC एंगल ARC, ये एंगल ARC है जो 90 है। की Sir, 7:3. कितना? 7:3. ठीक है। हुआ क्या सॉल्व? तो देखिए, AP एंड PP इनका रेशियो 4:3 है। तो ये अगर हम अज्यूम करते हैं 4x है तो ये 3x होगा, राइट? नाउ PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC। तो अगर आप बाकी सब भूल जाओ तो वी कैन से कि ये पॉइंट B है, ये AC इसका बेस हो गया ट्रायंगल का, और PQ उस बेस के पैरेलल एक लाइन है, ठीक है? तो अगर ये रेशियो 4:3 है तो आई कैन से ये रेशियो भी 4:3 होगा। तो ये मैं 4/3 ऐसा लिख सकता हूँ। इसमें किसी का डाउट है क्या? ठीक है, अच्छा। फिर अभी एक बार हटा देते हैं, देन आगे क्या लिखते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC, तो वो हमने यूज कर लिया। देन QD इज पैरेलल टू CP, तो QD है ये और CP है ये, ठीक है? तो अब आप फोकस करो सिर्फ ये ट्राइंगल पे BPC पे। तो BPC ट्राइंगल में अगर ये CP और ये QD पैरेलल हैं, तो अगर ये रेशियो 4:3 है
तो आई कैन से PB इज ऑल्सो इन द रेशियो 4:3, जो ऑलरेडी 3x था इसको भी आप 4:3 के रेशियो में फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। PB को, ये ट्राइंगल CPB की बात चल रही है, तो ट्राइंगल CPB में ये लाइन ऑलरेडी 4:3 के रेशियो में आ चुकी है, ठीक है। C से एक बेस ये बनता है और Q से एक लाइन ये बनती है, तो वापस से वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर इसका रेशियो 4:3 है तो इन दोनों का रेशियो, जो PB के दो पार्ट्स हैं PD एंड BD, इन दोनों का रेशियो भी 4:3 होगा। ठीक है क्या, कोई डाउट है? अब आपको पूछा है AP एंड PD का रेशियो क्या है, तो AP तो 4x ऑलरेडी है। अब PD कितना है, तो टोटल PB 3x था जिसमें से PD इज 4 पार्ट, तो आई कैन से इट इज 4/7 टाइम्स 3x। ठीक है, ये है PD, बोलो हाँ। ठीक है, ये PD हो गया, तो इट इज 21/7x, सॉरी 12, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 12/7x इज PD। तो आपको पूछा है AP एंड PD का रेशियो, तो AP इज 4x और ये है 12x/7, तो आंसर क्या आ गया, x और x कैंसिल हो गए, 4 से 12 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, सो द आंसर इज 7/3। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। तो इसमें एक जो लेंथ गिवन थी QS, वो लेंथ का कोई काम नहीं, सिर्फ रेशियो से ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। किसी का कुछ भी डाउट है बताइए। ठीक है, तो दिस वाज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राइंगल की थोड़ी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल है ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारी चीजें आएगी। राइट, देन वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, थैंक यू। देन अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी लीव। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। यार जो भी दी थी लास्ट क्लास में भी लोगों का नहीं, एकदम लास्ट क्लास में तो नहीं दी थी, क्योंकि एकदम लास्ट क्लास तो अब्रप्टली हुई थी जब पता नहीं था कि ये लास्ट क्लास नहीं सर, मतलब अगस्त में जो एलिगेशन है। उसके बाद, उसके बाद अभी कोई है नहीं, अभी कोई, अभी शायद नहीं होगी, कल ले लेना क्लास, कल क्लास में, परसों हाँ ग्रुप में भी भेजिए। हाँ नहीं बोलो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। यार आवाज ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? बाय। सर क्वेश्चन दिखा सकते हो एक बार? हाँ अभी बोलो ना सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन। हाँ सर। ये रहा, ये हटा दो सब जो लिखा हुआ है मैंने। नहीं सर, रहने दो रहने दो। हो गया, ठीक।